everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th English Honeycomb chapter 5 Quality. क्वालिटी क्या होती है? देखिए, क्वालिटी जिस बंदे में अगर कोई क्वालिटी है और उस क्वालिटी में वो बहुत ही माहिर है तो भैया वो तो एक आर्टिस्ट बन ही जाएगा ना। जैसे कि इस चैप्टर में मिस्टर गैसलर के बारे में बात हो रही है जो एक बहुत ही बढ़िया शू आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे बूट बनाते थे, तो वो एक आर्टिस्ट थे। इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यस, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gassler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. ये बोल रहा है यहाँ पर कि क्या एक शू मेकर आर्टिस्ट हो सकता है? ये सबको क्यों नहीं हो सकता? यदि किसी बंदे की स्किल अच्छी है और उस स्किल से वो ट्रेड करता है और उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है तो वो आर्टिस्ट ही तो कहलाएगा ना। यहाँ पर मिस्टर गैसलर हैं जो एक जर्मन के शू मेकर हैं और लंदन में सेटल डाउन हैं। वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं और वो अपने आर्ट के लिए कितने डिवोटी हैं अपनी लाइफ में, ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Quality. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. अब ये बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटा था और मैं मिस्टर गैसलर को इसलिए जानता था क्योंकि वो मेरे फादर के बूट बनाया करते थे। बूट और शूज़ में हल्का सा अंतर रहता है। शूज़ थोड़े छोटे होते हैं, बूट थोड़े लंबे रहते हैं, एंकल के ऊपर आ जाते हैं, है ना, थोड़े लॉन्ग रहते हैं। जैसे कि अपन रेनी सीजन में पहनते हैं ना कई लोग काफ़ी ऊपर तक, दैट इज़ कॉल्ड बूट, है ना। तो ये राइटर इस बारे में बता रहे हैं। द शॉप, और उनकी जो शॉप जो थी वो अपने भाई के साथ रहते थे मिस्टर गैसलर, और उनकी जो शॉप थी बहुत ही फेमस जगह थी और फैशनेबल पार्ट था लंदन का, वहाँ पर थी, बट एक कॉर्नर में छोटी सी थी, इतनी हाईलाइटेड नहीं थी। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिक्शन इट मीन्स डिफरेंस। उनकी जो शॉप थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो डिफरेंट क्यों थी, उसकी क्या विशेषता थी, स्पेशलिटी थी? चलिए पढ़ते हैं। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर। मतलब वहाँ पर कोई साइन नहीं था, सिर्फ गैसलर ब्रदर लिखा हुआ था और ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं था उनकी शॉप के ऊपर। एंड इन द विंडो ऑफ few pair of boots he made only what was ordered, and what he made never failed to fit to make boots. Such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. अब ये जो राइटर है ये बताते हैं कि उनकी जो शॉप थी वो एकदम हाईलाइटेड नहीं थी, बड़ी ही सिंपल सी थी, और उनकी जो शॉप थी उसके ऊपर सिर्फ साधारण नाम लिखा हुआ था, गैसलर ब्रदर, बस, दैट्स इट, नथिंग, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जहाँ वहाँ पर एक विंडो थी, इस विंडो में कुछ ही पेयर बूट के रखे रहते थे, ज़्यादा पेयर्स नहीं रखे रहते थे। और वो जो मिस्टर गैसलर थे वो सिर्फ ऑर्डर के ही बूट और शूज़ को बनाया करते थे, इससे ज़्यादा वो नहीं बनाते थे। कई लोग होते हैं ना बहुत सारे बना के रख लेते फिर धीरे धीरे करके इसको सेल आउट करते, ऐसा काम वो नहीं करते थे। उनके जो शूज़ थे और बूट थे वो इतने परफेक्ट होते थे कि कभी कोई बंदा फेल ही नहीं हुआ कि आपने छोटा बड़ा बना दिया तो मुझे यहाँ से काट रहा है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ था ही नहीं। इतने परफेक्ट थे वो अपने काम में। तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि मुझे तब भी ऐसा लगता था और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो शूज़ है वो एक बहुत ही वंडरफुल है, मिस्टीरियस है, मतलब बहुत ही लाजवाब है इस टाइप के। ऐसा शूज़ उन्होंने ना कभी पहना ना कभी देखा लाइक दिस। इस तरीके से वो जो राइटर है वो मिस्टर गैसलर के बारे में सोचते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। हालांकि उनके पापा के शूज़ वो बनाया करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये जो राइटर हैं इनके शूज़ उनको बनाने का टाइम आया, ठीक है, तो वो थोड़े शर्मीले मिजाज के थे और शर्माते शर्माते अपना जो पैर है वो उनकी तरफ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कि आप मेरा नाप ले लो, इस टाइप से। इट्स नॉट इट एफुली हार्ड टू डू. Fully, it means very much, Mr. Gassler.
and his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. It is an art. It is an art. It means a German accent है ये, यहाँ पर T को D से प्रोनाउंशिएट किया गया है, तो थोड़ा सा आगे देखिएगा क्योंकि कई जगह है जर्मन एसेंट यूज़ हुआ है। अब वो जब पैर आगे बढ़ाते हैं तो बड़े ही शर्माते हुए बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उससे पूछ ही लेते हैं मिस्टर गैसलर से। वो क्वेश्चन उनका रहता है कि मिस्टर गैसलर, आपको थोड़ा ये कठिन नहीं लगता शूज़ बनाना? थोड़ा टफ वर्क है। तो मिस्टर गैसलर जो कि एक जर्मन थे और वो लंदन में शिफ्टेड थे, तो थोड़ा रेड रेड उनकी बियर्ड थी और उस रेड बियर्ड के साथ उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, ये तो एक आर्ट है। उनको शूज़ बनाना एक आर्ट लगता था और वाकई है भी, कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग beyond the temporary submersions of boot stitched into them. अब क्या था कि मिस्टर गैसलर के पास बार बार जाना संभव ही नहीं था, नहीं जा सकते थे आप मिस्टर गैसलर के पास बार बार, क्योंकि उनके जो बूट हुआ करते थे बहुत लंबे चला करते थे। जितना सोचते थे टेम्परेरी, जितना नॉर्मल चलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ही चलते थे, क्योंकि उन्होंने उसमें अपनी जी जान लगा के सिला रहता था और उनकी जो क्वालिटी रहती थी वो भी बड़ी फर्स्ट क्लास रहती थी। One went in not as into most shop, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. अब क्या हुआ, एक बार वो अपने शूज़ के लिए वहाँ जाते हैं। नॉर्मली आप किसी और शॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे पेयर दिखाएंगे और उन 15-20 में से आप कोई एक चूज़ करोगे, लेकिन इस शॉप में ऐसा कुछ था ही नहीं। पहली चीज़ तो इस शॉप की ये स्पेशलिटी थी कि भाई आप घुसोगे ना, वैसे ही आपको ये फीलिंग आएगी शांति, मतलब किसी आप चर्च में घुस गए हैं। सिंपल एक वुडन चेयर पड़ी रहती थी, उस पर आप चुपचाप बैठ जाओ और वेट करो मिस्टर गैसलर के आने का। ठीक है। अ गटरल साउंड, इसमें जो हैमर की ठोका पिटी की आवाज़ें आती हैं, ठाक ठाक, वैसी आवाज़ें ऊपर से आ रही थी। एंड द टिप टैप ऑफ ए स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन without coat, a little bent in a leather apron, with sleeve torn back, blinking as if awakened from some dream of boot. अब क्या होता है, मिस्टर गैसलर जो है धीरे से अपनी स्लीपर को पहने हुए सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और जो आवाज़ आती है टैप टैप टैप, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टिप टैप, है ना। तो वो टिप टैप की आवाज़ करते हुए वो नीचे उतरते हैं और उसके पास आते हैं। अब वो दोनों का आमना सामना हो जाता है। अब उनका जो स्ट्रक्चर है वो बताया जा रहा है राइटर के थ्रू। वो बोल रहे हैं राइटर कि जब वो नीचे आते हैं तो मेरे सामने खड़े होते हैं बिना कोट के, मतलब होता है ना एक शॉपकीपर जो रहता है थोड़ा सजा धजा रहता है, विदेशों का भाई, नॉर्मल अपने यहाँ का तो नहीं रहता, टी शर्ट पहन लेता है, वहाँ की बात बता रहे हैं। तो वो कोई कोट वोट नहीं पहने थे, थोड़े से झुके हुए थे, लेदर का एप्रॉन पहने हुए थे और उनकी जो स्लीव थी ना उन्होंने टर्न बैक कर रखा था, जैसा कि पिक्चर में दे रखा है। और ये सब पहन के आंखों को ब्लिंक करते हुए, जैसे कि कोई नींद से उठता है और आंखें मलते हुए नहीं आ जाता है, कुछ इस टाइप से वो आए। तो जो राइटर थे वो ये सोच रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई शूज़ का ड्रीम देख रहे थे, बूट का कोई ड्रीम देख रहे थे और उस ड्रीम से जाग कर अभी तुरंत आए हैं। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। अब वो कहेंगे इस बारे में कि भाई मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं, आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वैंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. अब मैंने सिर्फ इतना ही मिस्टर गैसलर को बोला कि क्या आप मेरे लिए बना देंगे एक रशियन लेदर बूट। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, सिर्फ मेरी बातें सुनी और वो वापस वहाँ से ऊपर चले गए। और ऊपर जब चले गए तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, वहाँ जो लेदर की स्मेल थी उसको सूंघता रहूँ, जो स्मेल आ रही थी और एंजॉय करता रहूँ और उनका वेट करता रहूँ। सून ही वुड कम बैक holding in his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it. He would remark, what a beautiful piece.
अब जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर रहता है और उसको देखकर ये राइटर बोलते हैं वाह कितना प्यारा पीस है। वो इसलिए ये सब बोलते, हो सकता है ये थोड़ी कुछ बात करेंगे, लेकिन कहाँ, उनको तो बात करने की हैबिट ही नहीं थी। When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow fortnight. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. अब ये बात होती है, राइटर बोलते हैं कि भाई बहुत ही सुंदर पीस है, तो उनको लगा कि शायद मिस्टर गैसलर उनसे बातें करेंगे, खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना सुन के ये बोला कि आपको ये शूज़ का पेयर कब चाहिए। तो वो बोले हैं राइटर कि भाई कन्वीनियंटली आप जब तक बना सके आराम से इत्मीनान से बनाइए और मुझे दीजिए। तो फिर वो सोच के बताते हैं ठीक है, कल से 14 दिन बाद मैं आपको दे दूँगा, मतलब 15वें दिन में आपको दे दूँगा ये शूज़ को, आप ले जाइएगा। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर इनके भाई यहाँ होते तो पक्का ये बोलते कि मैं अपने भैया से पूछ के बताऊँगा कि इसको कब देना, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, भाई थे नहीं वहाँ पर। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, एंड as I moved to the door, I would hear the tip-tap of the sleeper going up the stair to his dream of boots. अब जैसे ही वो सब बातें हो जाती है तो अपने आप में थोड़ा सा बुदबुदाता है और उसके बाद थैंक यू बोलता है मिस्टर गैसलर को, गुड मॉर्निंग बोलता है। मिस्टर गैसलर भी वो लेदर के पीस को देखते रहते हैं और देखते देखते ओके गुड मॉर्निंग ऐसे कर देते हैं और वो अपना चले जाता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है वैसे ही उसको आवाज़ सुनाई देती कि मिस्टर गैसलर उस लेदर के पीस को हाथ में पकड़ते हुए सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोबारा से बूट का सपना देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे तो एक्सप्लेन करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोग को शायद सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रिक्ड यू नो। अब वो जो राइटर हैं वो आपको पहले का कोई एक इंसिडेंट बताते हैं कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता। क्या हुआ, एक दिन में एक ऐसा टाइम आया, ओकेजन एक ऐसा टाइम आया कि मैंने मतलब उनको कहा मिस्टर गैसलर को कि मिस्टर गैसलर जो आपने लास्ट पेयर मेरे लिए बनाया था बूट का, आपको पता है वो थोड़ी आवाज़ कर रहा है। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It should not have creaked." अब भाई मैंने कह तो दिया था, राइटर ने मिस्टर गैसलर को कह दिया। मिस्टर गैसलर उसको इस तरीके से देखने लगे, उनको ऐसा लग रहा था मिस्टर गैसलर को कि ये शायद अपने शब्दों को वापस ले लेगा या फिर ये बोलेगा अरे रे वो गलती से बोल दिया, अरे वो तो थोड़ी सी आवाज़ थी ऐसी आ गई हो कि ऐसा कुछ बोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं। फिर वो बोलते हैं मिस्टर गैसलर कि आती होगी थोड़ी बहुत आवाज़ आती होगी, शायद ही ऐसा कुछ होगा, शायद अब नहीं आएगी, इस टाइप से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। लेकिन जो राइटर थे उन्होंने बोल दिया इट ही टाइम एफ्रेड। राइटर बोलते हैं नहीं नहीं, आवाज़ तो अभी भी आ रही है, क्योंकि मिस्टर गैसलर को लग रहा होगा शुरुआत में आ रही होगी अब नहीं आ रही होगी, बट राइटर बोलते थे नहीं नहीं आवाज़ तो अभी भी आ रही है। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। अब वो बोलते हैं कि भाई आप उन शूज़ को लेके आ जाना। I don't think so. At that, he lowered his eyes as if he hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back. He said, I will look at them. अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भाई आप उस शूज़ को लेके आ जाना, देखूंगा मैं उसको कि उसमें से आवाज़ क्यों आ रही है। जब राइटर बोलता है कि नहीं नहीं आवाज़ तो थोड़ी बहुत आ रही है, तो थोड़े से मिस्टर गैसलर घबरा से जाते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं सोच सकता कि हाँ आवाज़ आ रही होगी। फिर भी वो आंखें नीची करते हैं और ऐसा मुझे लग रहा था कि वो उस शूज़ की पूरी हिस्ट्री में चले गए कि उन्होंने वो शूज़ कब बनाया था, कैसे बनाया था, क्या गलती हो गई होगी मुझसे, क्यों आवाज़ कर रहा है, मतलब पूरा वो सोच रहे थे। तो मुझे इतना गंदा फील हो रहा था, अरे यार मैंने ज़बरदस्ती बेचारे को कह दिया, नहीं बोलना चाहिए था मुझे ऐसा। लेकिन फिर वो कुछ सोच समझ के बोलते हैं कि नहीं नहीं आप उस शूज़ को थोड़ा लेके आ जाना, मैं देखूंगा आखिर उसमें क्या परेशानी है। Some boots, he continued slowly, are bad from birth.
इफ़ आई कैन डू नोडिंग विद दैम आई टेक देम ऑफ योर बिल। अब वो बोलते हैं मिस्टर गैसलर कि आप उस बूट को लेके आ जाना। कुछ बूट ऐसा होता है जो जन्म से ही ख़राब होते हैं। इट मीन जन्म से मतलब जब से वो बनाए गए हैं तब से उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ, यदि मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये मुझसे गलत बना है तो मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूँगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." अब penetrating का मतलब होता है कि अंदर तो देखना। अब वो सोच तो रहे थे उसी शूज़ के बारे में, लेकिन क्या हुआ, एक बार राइटर को ना बहुत इमरजेंसी थी तो उन्होंने किसी अच्छी बड़ी शॉप से कोई शूज़ खरीद लिया था और उसी शूज़ को पहन के वो उनके पास आ गए थे। अब उनका दिमाग कहीं और चल रहा था। अब उनका दिमाग उस शूज़ में तो चल रहा था जो उनसे गलत बन गया इनके अनुसार, राइटर के अनुसार। अब वो बोलते हैं सीधा उस शूज़ को पेनिट्रिंग मतलब अंदर तक देख लिया उस शूज़ को गहराई तक, कि फिर सीधा बोलते हैं कि आपका जो शूज़ है ये तो मैंने नहीं बनाया है, सीधा ऐसे करके बोलते हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, नॉट ऑफ सॉरो, नॉट इवन टू कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज एन इट्स समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। मतलब राइटर को ये फील हो रहा था कि ना तो वो गुस्से से बोल रहे ना उनको कोई दुख है, लेकिन राइटर को फील हो रहा था कि अरे यार मैंने जो बोल दिया, फ्रोज द ब्लड, मतलब राइटर का जो ब्लड था वो फ्रोज हो गया, जम गया। तो उनको काफ़ी तकलीफ सी हो रही थी। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। और उन्होंने करेक्ट उसी जगह उंगली रख दी जहाँ पर वो बूट दर्द दे रहा था पैर में। अब फिर बोलते हैं, इट अर्थ योर डैड ही सैड। अब भाई मतलब डज बिग फर्म, अब वो बड़ी बड़ी फर्म्स जो शूज़ बनाती हैं उनके बारे में बोलने लगे मिस्टर गैसलर, है ना। मिस्टर गैसलर बोलते हैं कि भाई जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो सिर्फ अब पैसा कमाना जानती हैं, चीज़ें अच्छी देना कहाँ जानेंगी। अब अपने शूज़ को तो भूल गए, जो शूज़ वो पहना था उसके बारे में वो एक्सप्लेन करने लगे। वो बोलते ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, इट वॉज द ओनली टाइम I ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade। मतलब मैंने सिर्फ उनको तभी बात करते हुए सुना था कि उनका जो शूज़ का व्यापार है, ट्रेड है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना कठिन काम होता है ना। ये सारी चीज़ें वो फिर मुझे एक्सप्लेन करने लगे। और जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जैसे कि जहाँ से मैंने शूज़ ख़रीदा था उन सब के बारे में भी बताने लगे कि हम लोग को उन लोग के चलते कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म्स एकदम स्टैंडर्ड लुक में बना तो देती है बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। फिर जो कस्टमर रहता है वो हम पे विश्वास भी नहीं करता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम का हम लोग सामना करते हैं, इतना कठिन काम करते हैं। ये सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करने लगी तो राइटर को थोड़ा सा फील हो रहा था कि अरे यार इसने क्यों ऐसा कह दिया। लेकिन फिर भी इसके बारे में आगे और भी बहुत सारा है। इस आगे का चैप्टर मतलब पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा ही होगा और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।